नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए में छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 4th सेमेस्टर में को-करिकुलर एग्ज़ाम को लागू किया गया है, उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है? तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर जो 2024-25 के सत्र में हुआ है, उसका हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। और ये पेपर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका जो पेपर होने वाला है उसमें आपकी मदद ज़रूर करेगा। ठीक है? तो और इस पेपर की जो सीरीज़ है वो पेपर की सीरीज़ सी है। इस पेपर का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की। इसमें दोस्तों जो पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो पिछली बार पूछा गया है, वो है आपका मनोरंजन के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधन क्या हैं? यानी आज के समय में जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं वो कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर भी है, मोबाइल और टैबलेट भी हैं, प्रोजेक्टर भी है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी विकल्प। यानी आज के समय में जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर पर लोग गेम खेलते हैं, फिल्म देखते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इसलिए मनोरंजन का आधुनिक साधन है। मोबाइल और टैबलेट से भी आपको पता है वीडियो देखना, गेम खेलना, सोशल मीडिया चलाना, ये भी मनोरंजन का साधन है। प्रोजेक्टर से भी फिल्म, वीडियो और प्रस्तुति दिखाने के लिए किया जाता है, तो ये भी आधुनिक समय में मनोरंजन का साधन है। तो इसका जो सही आंसर एक का वो आपका डी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का कि मनोरंजन का महत्व है, यानी कि मनोरंजन का क्या महत्व है? तो मनोरंजन एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है, क्योंकि सभी व्यक्ति खुश रहना चाहते हैं और खुश रहने के लिए उसके मनोरंजन का साधन होना चाहिए। तो मनोरंजन का महत्व तो इसलिए भी है कि मनोरंजन एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है। बी नंबर है कि मनोरंजन एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ों को सीखा जाता है, क्योंकि इससे मन प्रसन्न होता है और पढ़ाई में भी रुचि रहती है। तो इसका जो सही आंसर है 2 नंबर का वो है सी, यानी ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए किस वर्ष? यानी अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे कब, किस सन में शुरू हुए थे? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का कि पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई हैं? यानी कि पीवी सिंधु एक खिलाड़ी हैं, तो उनका संबंध किससे है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है? यानी कि पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन खेलने से है, तो ये आपको याद रखना है। और पीवी सिंधु ने ओलंपिक पदक भी जीता था, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि स्टेफी ग्राफ किस खेल से संबंधित है? यानी कि स्टेफी ग्राफ एक शब्द है। ठीक है? यह शब्द स्टेफी ग्राफ जो है एक व्यक्ति विशेष हैं और इनका संबंध किस खेल से है? तो स्टेफी ग्राफ लॉन टेनिस खेलती हैं। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है 5 नंबर का वो ए विकल्प है, स्टेफी ग्राफ लॉन टेनिस खेलती हैं। ठीक है? जो दोस्तों स्टेफी ग्राफ हैं ये जर्मनी की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? जर्मनी की खिलाड़ी हैं। ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। बॉक्सिंग आपको पता है इसका संबंध मुक्केबाजी से होता है। ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है।
और जो जूडो है वो मार्शल आर्ट का गेम है, मार्शल आर्ट का संबंध है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का कि उसैन बोल्ट किस देश का विश्व रिकॉर्ड धारक है, यानी कि जो उसैन बोल्ट हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो उसैन बोल्ट जमैका के खिलाड़ी हैं। तो 6 नंबर का जो सही विकल्प है वो है आपका बी नंबर। ठीक है, और जो उसैन बोल्ट हैं ये धावक हैं। धावक मतलब ये रनिंग करते हैं, यानी दौड़ लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 100 मीटर और 200 मीटर में इनके बहुत सारे ओलंपिक पदक हैं, यानी ये विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। तो सुनील छेत्री एक भारत के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध फुटबॉल से, किससे? फुटबॉल से इसका संबंध है। ठीक है, फुटबॉल में दोनों टीमों में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग में एक खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पे बता दें कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी को माना किया जाता है। हॉकी ही भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो ये भी आपका याद रखना है। और जो योग है ये तो आपकी एक क्या है, व्यायाम पद्धति है, ये कोई खेल नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं क्या हैं, यानी कि गांव, आज भी भारत के गांव में मनोरंजन के लिए कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो लघु खेल, ठीक है, खेल खेले जाते हैं। लघु खेल मतलब जैसे कि आपका कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ये लघु खेल भी खेले जाते हैं। इसके अलावा लोकगीत भी भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। ठीक है, धार्मिक उत्सव में भी त्यौहार हैं, मेले हैं, नृत्य हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, ये सभी भी मनोरंजन के साधन हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर। इसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन है कि मनोरंजन के उद्देश्य क्या हैं, यानी कि अगर हम मनोरंजन करते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो मनोरंजन का प्रमुख उद्देश्य है कि अवकाश के समय का सदुपयोग हो जाए, प्रसन्नता और संतुष्टि प्राप्त करना, तनाव से मुक्त रहना। ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो 9 नंबर का जो सही आंसर है वो डी नंबर है, क्योंकि अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए मनोरंजन किया जाता है, प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए भी किया जाता है, तनाव से मुक्त रहने के लिए भी किया जाता है। तो 9 नंबर का जो सही आंसर है वो डी विकल्प है। इसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन हैं। ठीक है, यानी कि जो शिक्षण संस्थाओं में जो गेम्स होते हैं वो किस प्रकार के मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। तो जो शिक्षण संस्थानों में होते हैं वो आपके संस्थागत मनोरंजन होते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल क्रिएशन आपका रिक्रिएशन होता है। ठीक है, जो समाज और परिवार में होता है, जो परिवार में होते हैं मनोरंजन के साधन वो पारिवारिक मनोरंजन है। जो समाज में होते हैं वो आपके सामुदायिक होते हैं। जो औद्योगिक संस्थानों में होते हैं वो औद्योगिक मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षण संस्थानों में जो होता है वो संस्थागत मनोरंजन होता है। तो 10 का सी विकल्प सही है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मनोरंजन रोकने में मदद करता है, यानी कि मनोरंजन अगर आप करते हो तो क्या रोकता है। तो मनोरंजन चिंता को भी रोकता है, थकावट को भी रोकता है और उबाऊपन को भी रोकता है। जिसका जो सही आंसर है वो डी विकल्प सही। ठीक है, क्योंकि अगर आप मनोरंजन करते हैं किसी चीज़ को तो चिंता भूल जाते हैं, थकान भूल जाते हैं और उबाऊपन भी भूल जाते हैं और आप प्रसन्न और मस्त रहते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है, यानी पूछा जा रहा है क्या मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बिना खेल के भी हो सकता है। जैसे आप अंताक्षरी कर रहे हो तो वो भी आपका खेल तो नहीं खेल रहे हो। ठीक है,
लेकिन फिर भी मनोरंजन आपका हो सकता है। तो मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है। तो 12 का ए नंबर सही है। मनोरंजन बिना खेल का हो सकता है, जैसे संगीत, ये भी आप बिना खेल के कर रहे हो। नृत्य कर रहे हो तो ये भी आपका मनोरंजन है। फिल्म देखना, पेंटिंग, पढ़ना आदि भी मनोरंजन के साधन ही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बिना खेल के भी मनोरंजन आपका हो सकता है। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है कि मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी जो रिक्रिएशन शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो मनोरंजन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो रिक्रिएशन है ये तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये जो रिक्रिएशन है ये क्रियर से शब्द से लिया गया, यानी कि लैटिन का एक शब्द है रिक्रियर, उसी से निकल के आया है आपका रिक्रिएशन। ठीक है, तो रिकेयर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है शब्द का, ये होता है फिर से ताजगी प्राप्त करना। क्या होता है, फिर से ताजगी प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मनोरंजन यानी रिक्रिएशन आपका एक लैटिन शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल नहीं है। पारंपरिक का मतलब है कि जो पुराने समय से खेले जाते रहे हैं, जो गांव में अभी भी खेले जाते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो फुटबॉल है ये भारत का पारंपरिक खेल नहीं है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया गेम है। तो फुटबॉल तो नहीं है। बाकी स्टापू ये भी आपका क्या है, एक पारंपरिक खेल है। इसमें करते क्या है बच्चे, इसमें भारत ये जो बड़ा ये खेल है स्टापू, जिसमें बच्चे जो होते हैं ज़मीन पर खानों में कूद कर खेला जाता है। ठीक है, खानों में कूद कर खेला जाता है। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के गेम्स बनाए जाते हैं और बच्चे इसमें जंप करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, स्टापू होता है। इसके बाद अगला है आपका गुट्टे। गुट्टे आपने जब सावन का महीना आता है तो बहुत सारे गुट्टे खेले जाते हैं भारत में। इसके अलावा गिल्ली डंडा, तो ये भी भारत का एक पारंपरिक खेल है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी खेला जाता है। बाकी फुटबॉल आपका पारंपरिक खेल नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो सही विकल्प है 14 नंबर का वो है आपका डी। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल है। अभी आपको ऊपर भी बताया कि स्टापू, गुट्टे, गिल्ली डंडा ये पारंपरिक खेल हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा खेल है। तो क्रिकेट तो भारत का पारंपरिक नहीं है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया। फुटबॉल भी अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया। आइस स्केटिंग भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाया गया। बाकी रस्सा खींचना या जिसे हम रस्सा कस्सी कहते हैं यानी रोप पुलिंग, ये भारत का पारंपरिक गेम है। ठीक है, और आपको पता है कि जब स्कूल कॉलेजों में गेम्स होते हैं तो रस्सा कस्सी का गेम भी होता है। ठीक है, जिसमें 2 टीमें होती हैं और एक रस्सा बीच में होता है। दोनों इस रस्से को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन होती है, उस लाइन से जब ये एक साइड पार हो जाता है तो वही जीत जाती है एक टीम। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजनात्मक क्रिया है, यानी कौन सी ऐसी क्रिया है जो मनोरंजन से संबंधित है। तो जो सिनेमा और सर्कस है ये एक मनोरंजनात्मक क्रिया है। ठीक है, किताब पढ़ना ये ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है, कभी कभी ये मनोरंजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मनोरंजन की मुख्य गतिविधि नहीं है। खाना बनाना एक घरेलू कार्य है, इसमें मनोरंजन की गतिविधि नहीं माना जा सकता। कभी कभी मनोरंजन हो जाए बात एक अलग है, लेकिन जो सिनेमा और सर्कस है पूर्णतः मनोरंजन वाली गतिविधि ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर।
इसके बाद अगला है 17 नंबर है कि वे खेल जो ढके हुए क्षेत्रों में खेले जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि आपके दो प्रकार के गेम्स होते हैं, एक आपके ओपन गेम्स होते हैं और एक आपके इंडोर गेम्स होते हैं। ठीक है, ओपन गेम्स आपके फील्ड में खेले जाते हैं, जैसे आपका क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये आपके ओपन गेम्स हैं। लेकिन जो इंडोर गेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ढके हुए क्षेत्र में खेले जाते हैं। ठीक है, यानी एक बड़ा सा कमरा होता है या हॉल होता है, उसी हॉल के अंदर आपके गेम्स ये होते हैं। जैसे कि आपका टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, बॉक्सिंग हो गया, ये सब इंडोर गेम्स हैं। ठीक है, तो 17 का जो सही विकल्प है वो आपका है इंडोर गेम। जो ढके में खेले जाते हैं वो इंडोर गेम होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कैरम और शतरंज, ये भी आपके इंडोर गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स जो खुले मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल। वाटर गेम्स जो पानी में खेले जाते हैं। ठीक है, तो 17 का जो सही आंसर है वो ए नंबर है। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि खेल हमें रखते हैं, यानी अगर हम खेल खेलते हैं तो खेल से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो खेल हमें फिट भी रखते हैं, स्वस्थ भी रखते हैं। तो जो सही आंसर है वो आपका है सी, 18 का सी नंबर सही है। यानी खेलों से हम फिट स्वस्थ दोनों रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ठीक है, ये सब खेलों के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो 18 का जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 19वें नंबर का। इसमें पूछा गया है कि आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है, यानी विच आसना इज कॉल्ड द किंग ऑफ आसनास। तो जितने भी आसन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो राजा कहलाता है उसका नाम है शीर्षासन। ठीक है, शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। तो 19 नंबर का जो सही विकल्प है वो आपका डी है। ठीक है, अब जो आपका पश्चिमोत्तानासन होता है उसमें क्या होता है कि इस आसन में शरीर को आगे की ओर झुकाकर पैरों की ओर खींचा जाता है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और पेट की चर्बी कम होती है। ठीक है, और जो आपका धनुरासन होता है, इस आसन में शरीर धनुष के आकार जैसा बनता है। इससे पीठ, पेट और जंघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा पाचन क्रिया सुधरती है। इसके अलावा जो त्रिकोणासन है आपका, इस आसन में शरीर त्रिकोण की आकृति बनाता है। यह कमर, पैरों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है तथा शरीर का संतुलन सुधारता है। ठीक है, तो दोस्तों जो व्याख्या है इसे आप वीडियो पॉज कर करके धीरे धीरे करके भी सुन सकते हैं। और जो शीर्षासन होता है इसमें शरीर सिर के बल खड़ा किया जाता है, यानी कि नॉर्मली तो हम पैरों के बल खड़े होते हैं, लेकिन इसमें शरीर को सिर के बल खड़ा किया जाता है। इसे आसनों का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बेहतर करता है तथा पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आसनों का राजा कहा जाता है। तो 19 का जो सही विकल्प है वो डी है। अगला क्वेश्चन है आपका 20वें नंबर का कि ताड़ासन किया जाता है। ठीक है, यानी कि पूछा जा रहा है कि ताड़ासन कैसे किया जाता है। तो ताड़ासन खड़े होकर के किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो है आपका सी विकल्प। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पहला विकल्प है कि पेट के बल लेटकर, यानी कि पेट के बल लेटकर कौन सा आसन किया जाता है। तो पेट के बल लेटकर किया जाता है आपका भुजंगासन और शलभासन। शलभासन यानी भुजंगासन और शलभासन पेट कर यानी कि पेट के बल लेट कर के किए जाते हैं। इसके अलावा जो बैठ कर के कुछ आसन है जो किए जाते हैं वो कौन से हैं, जैसे कि पद्मासन,
वज्रासन, पद्मासन, वज्रासन ये बैठ कर के किए जाते हैं, ठीक है। और ताड़ासन तो आपको पता ही है कि खड़े होकर के किया जाता है, खड़े होकर किया जाता है ताड़ासन में। और इसमें शरीर सीधा खड़ा रहता है और हाथ ऊपर उठाकर पूरे शरीर को खींचा जाता है। इससे लंबाई बढ़ने, शरीर के संतुलन और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, ठीक है। और पीठ के बल कौन सा आसन किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं शवासन। पीठ के बल जो लेट करके किया जाता है उसे हम कहते हैं शवासन या सेतु बंधासन। शवासन या सेतु बंधासन ये पीठ के बल किए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो 20 का जो सही आंसर है कि ताड़ासन कैसे किया जाता है, तो खड़े होकर के किया जाता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यान क्या है, यानी व्हाट इज मेडिटेशन। तो ध्यान का मतलब है दोस्तों मन का शांत होना और आत्मा से जुड़ना। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका सी विकल्प सही है, यानी ए और बी आपके दोनों सही हैं, ठीक है। यानी कि ध्यान क्या है, तो मन को शांत करना और आत्मा से जोड़ना ही आपका क्या होता है, ध्यान करना कहलाता है। अब मन के शांत होने का मतलब है कि जब मन में चंचलता कम हो और मानसिक शांति मिले। आत्मा से जुड़ने का मतलब है कि ध्यान का उद्देश्य केवल शांति नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता और आंतरिक चेतना से जुड़ना भी होता है, ठीक है। यानी कि मन को शांत करके जब आत्मा से जोड़ा जाता है या जुड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो 21 का सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 22वें नंबर का कि सांस पर नियंत्रण रखने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी व्हाट इज द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द ब्रीथ कॉल्ड। तो सांस पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया कहलाती है प्राणायाम, ठीक है। तो 22 का जो सही विकल्प है वो आपका बी नंबर है, ठीक है। वहीं सूर्य यानी कि प्राणायाम की अगर बात करें हम, तो प्राणायाम में दो शब्द हैं, एक है आपका प्राण प्लस आयाम, ठीक है। यहाँ पे प्राण का मतलब है जीवन ऊर्जा, प्राण का मतलब है जीवन ऊर्जा और आयाम का मतलब है नियंत्रण, ठीक है। तो प्राणायाम का मतलब क्या हुआ कि इसमें सांस को नियंत्रित करने की विभिन्न तकनीकें होती हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि, ठीक है। तो प्राणायाम का मतलब क्या हुआ कि सांस को नियंत्रित करके यानी कि सांस को नियंत्रित करने की विभिन्न प्रकार की तकनीकों को हम क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं, जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति, ठीक है। वहीं अगर सूर्य नमस्कार की बात करें तो सूर्य नमस्कार में 12 योग शामिल होते हैं, यानी कि जो सूर्य नमस्कार है वो 12 योग आसनों का क्रम है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य होता है कि पूरे शरीर का व्यायाम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका चक्रासन होता है, चक्रासन भी आपका एक योग है या योगासन है आपका, जिसमें शरीर पहिए के आकार जैसा बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 22 का जो सही आंसर है कि सांस पर नियंत्रण रखने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्राणायाम कहते हैं। इसके बाद 23वें नंबर का प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा आसन प्राणायाम करने के लिए अच्छा है, ठीक है। तो अभी तो हम बताया कि प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने की क्रिया है आपकी, ठीक है। तो आसान प्राणायाम करने यानी कि आसन प्राणायाम करने के लिए अच्छा माना जाता है, तो पद्मासन भी अच्छा माना जाता है, सिद्धासन भी अच्छा माना जाता है, स्वास्तिकासन भी अच्छा माना जाता है, यानी कि ये सारे के सारे विकल्प आपके सही हैं, यानी डी विकल्प इसका सही है। अब अगर हम पद्मासन की बात करें कि ये होता क्या है,
तो यह ध्यान और प्राणायाम के लिए सबसे प्रसिद्ध आसनों में से एक है। इसमें दोनों पैर विपरीत जंघों पर रखे जाते हैं, इससे शरीर स्थिर रहता है। इसके बाद है सिद्धासन। तो यह भी योग में अत्यंत महत्वपूर्ण ध्यान मुद्रा है। इसमें एड़ी जननेंद्रिय के पास रखी जाती हैं और दूसरे पैर उसके ऊपर रखा जाता है। यह प्राणायाम और ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। स्वास्तिकासन क्या होता है? तो यह भी एक अच्छा आरामदायक बैठने की मुद्रा है। इसमें दोनों पैर क्रॉस करके बैठा जाता है। इससे लंबे समय तक स्थिर बैठकर प्राणायाम करना आसान होता है। तो ये जो दोस्तों एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप लोग लिख लेना, वीडियो को ध्यान से सुन करके, ब्रेक ले करके आप सुन सकते हैं। 23 का सही आंसर है डी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? अभी आपको हमने ऊपर भी बताया था कि पेट के बल लेटकर कौन सा आसन किया जाता है, तो उसका नाम है मकरासन। ठीक है, मकरासन पेट के बल लेटकर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शरीर मगरमच्छ की तरह आराम की स्थिति में रहता है। यह पीठ दर्द और थकान दूर करने में सहायक है। वहीं श्वासन की बात करें, शवासन की बात करें, तो इसमें यह आसन जो है पीठ के बल सीधा लेट कर किया जाता है और यह शरीर को पूर्ण विश्राम देने के लिए किया जाता है। सर्वांगासन की बात करें तो इस आसन में शरीर कंधों के बल ऊपर उठाया जाता है। इसे आसनों की रानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आसनों का राजा किसे कहते हैं? तो शीर्षासन को कहते हैं। ठीक है, और आसनों की रानी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सर्वांगासन को। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं जो गोमुखासन है, ये बैठकर किए जाने वाला आसन है जिसमें हाथ और पैर विशेष स्थिति में रखे जाते हैं। तो 24 का जो सही आसन है कि पेट के बल कौन सा लेट कर किया जाता है, तो मकरासन किया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा आसन पीठ के बल लेट कर किया जाता है? तो पीठ के बल जो लेट कर किए जाने वाला आसन है उसका नाम है पवन मुक्तासन। ठीक है, ये पीठ के बल लेट कर किया जाता है। तो 25 का सही आंसर ए है। इस आसन में पीठ के बल लेटकर घुटनों को पेट की ओर लाया जाता है। यह गैस और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। वहीं धनुरासन की बात करें तो ये पेट के बल लेटकर किया जाता है। ठीक है, और ये शरीर धनुष के आकार जैसा बनता है। भुजंगासन ये भी पेट के बल लेट करके किया जाता है और इसमें शरीर का ऊपरी भाग सांप की तरह उठाया जाता है। वहीं जो मकरासन है ये भी पेट के बल लेट करके किया जाता है और इसमें ऊपर भी बताया कि ये आराम करने का एक आसन है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा भाग अष्टांग योग का नहीं है? ठीक है, तो अष्टांग योग में दरअसल अष्टांग का मतलब हुआ 8 योग। ठीक है, यानी कि जो अष्टांग योग के अंग हैं वो 8 हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि जो 8 अंग हैं अष्टांग में वो कौन कौन से हैं। तो पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, 5 हो गए। इसके बाद छठवां है धारणा, 7वां है ध्यान, 8वां है समाधि। ठीक है, समाधि। तो अष्टांग में ये 8 अंग हैं अष्टांग के। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब आप देख लीजिए कि पूछा गया है कि कौन सा
भाग नहीं है, तो जो भ्रामरी है वो नहीं है। बाकी यम, प्राणायाम, आसन ये सभी अष्टांग योग के अंग हैं। ठीक है, तो 26 का जो सही आंसर है वो आपका डी विकल्प है। इसके बाद 27वें नंबर क्वेश्चन है कि अष्टांग योग का पहला चरण क्या है। तो अभी हमने ऊपर ही बताया, तो ऊपर ही 8 आपके बताए हैं। तो पहला हमने क्या बताया था, यम। तो अष्टांग योग का पहला चरण क्या है, यम है। ठीक है, तो अष्टांग योग का अंतिम क्या हुआ, तो अंतिम हुआ आपका समाधि। ठीक है, तो जो क्रम आपको ऊपर पहले बताया उसी क्रम में अगर आप याद रखेंगे तो पहला चरण यम है, तो लास्ट कौन सा है, तो समाधि है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम यम की बात करें कि यम अष्टांग योग का पहला अंग है, तो यम के जो नैतिक नियम हैं वो कौन कौन से हैं नैतिक नियम। तो जैसे नैतिक नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये नियम यम के हैं, नैतिक नियम। ठीक है, वहीं धारणा की बात करें तो ये अष्टांग योग का ये जो चरण है 8 उसमें 6वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मन को किसी एक बिंदु या वस्तु पर केंद्रित किया जाता है। वहीं आसन की बात करें तो आसन अष्टांग योग में 3 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि शरीर को स्वस्थ और स्थिर रखने के लिए विभिन्न योग मुद्राएं की जाती हैं। वहीं नियम की बात करें तो यह अष्टांग योग में 2 नंबर पे आता है और इसमें व्यक्तिगत अनुशासन जैसे सोच, संतोप, ताप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर है कि अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा है, तो यम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अष्टांग योग में कितने चरण होते हैं। तो अभी आपको ऊपर बताया है 8 चरण होते हैं और वो कौन कौन से हैं ये भी आपको बताए थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनका क्रम आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, यम पहला है और समाधि आपकी 8वां है। तो 28 का सही आंसर है डी। अगला है कि पतंजलि के अनुसार आसन क्या है। तो पतंजलि महोदय के अनुसार आरामदायक स्थिति में बैठना क्या है, आसन है। तो सही आंसर है जो 29 का वो है सी नंबर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी आरामदायक स्थिति में बैठना यानी स्थिर सुखम आसनम। पतंजलि का जो योग सूत्र है, पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, यानी जिस मुद्रा में शरीर स्थिर और आरामदायक रहे वही आसन है। तो सही आंसर है सी। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भोजन करने के बाद कौन सा आसन किया जा सकता है। तो भोजन करने के बाद हम आसन जो कर सकते हैं उसका नाम है वज्रासन। ठीक है, तो ये वज्रासन होता क्या है। पहली बात तो वज्रासन एकमात्र ऐसा योगासन है जो भोजन के बाद भी किया जा सकता है और ये पाचन क्रिया को सुधारता है और गैस तथा अपच से बचाता है। ठीक है, बाकी जो शीर्षासन है ये कठिन है और खाली पेट किया जाता है। ठीक है, पश्चिमोत्तासन है, यह आगे झुकने वाला आसन है, इसे भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। तड़ासन ये खड़े होकर किए जाने वाला आसन है और सामान्यतः खाली पेट ही किया जाता है। ठीक है, तो 30 का जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर है, वज्रासन। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि सुबह के समय सूर्य नमस्कार कौन सी दिशा में करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार हमेशा जिस ओर से सूरज निकलता है उसी दिशा में करना चाहिए। तो सूर्य कहाँ से निकलता है, तो पूर्व दिशा से निकलता है।
तो सूर्य नमस्कार हमेशा पूर्व दिशा में करना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी विकल्प सही है। ठीक है। पश्चिम दिशा में आपको पता है कि पश्चिम दिशा में सूर्य जाकर के डूबता है, तो सूर्य नमस्कार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सूर्य नमस्कार पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य नमस्कार करना उचित माना जाता है। इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में सर्वप्रथम पहले हम कौन सा मंत्र कहते हैं। यानी सूर्य नमस्कार करने से पहले हम कौन सा मंत्र कहते हैं। तो हम पहला जो मंत्र कहते हैं उसका नाम है मित्राय नमः। कौन सा करते हैं? मित्राय नमः। ठीक है। और आपको पता है कि सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र होते हैं। ठीक है, 12 मंत्र होते हैं। ठीक है। तो सूर्याय नमः ये भी एक मंत्र है लेकिन पहला नहीं है। मित्राय नमः ये पहला मंत्र है। ठीक है। यानी इसका पहला मंत्र है कि मित्राय नमः। तो इसका मतलब क्या है कि सभी का मित्र सूर्य को नमस्कार। मित्राय नमः मतलब सभी का मित्र जो है सूर्य, उसको नमस्कार। और भास्कराय नमः ये सूर्य नमस्कार के जो मंत्र हैं उसके, यानी कि सूर्य नमस्कार के जो मंत्र हैं उसके अंतिम चरणों में से है। और इस भास्कराय नमः का मतलब हुआ कि सभी को प्रकाश देने वाले सूर्य को नमस्कार। ठीक है। तो 32 का जो सही आंसर है वो बी नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक समूह में सूर्य नमस्कार कितने होते हैं। तो एक समूह में जो सूर्य नमस्कार हैं वो 12 होते हैं। यानी कि 12 आसनों का जो योग है वो सूर्य नमस्कार है। यानी सूर्य नमस्कार में 12 एक तरीके से सूर्य नमस्कार चक्र है जिसमें 12 योगासन या अवस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक है। तो सही आंसर है आपका सी नंबर। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि योग की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है। तो योग की सबसे प्राचीन पुस्तक है उसका नाम है योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र। और इस योग सूत्र को लिखा किसने था? तो पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि, योग सूत्र के लेखक पतंजलि है। और इसमें योग के सिद्धांत और अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे योग का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। तो योग सूत्र के लेखक पतंजलि हैं और ये सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है योग की। ठीक है। वहीं जो राजयोग है, राजयोग के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ये राजयोग के लेखक हैं। यह योग दर्शन की व्याख्या करता है। ठीक है। वहीं जो आपका कर्म योग है, कर्म योग के पुस्तक के लेखक भी स्वामी विवेकानंद भी हैं, जिसमें कर्म और योग के संबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस आसन का नाम गरुड़ शब्द पर रखा गया है। जाहिर सी बात है कि गरुड़ शब्द पर गरुड़ासन का नाम रखा गया होगा। ठीक है। तो बी नंबर इसका सही है। अब गरुड़ासन में क्या होता है कि गरुड़ भगवान विष्णु, यानी गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन हैं। इस आसन में हाथ और पैर एक दूसरे में लिपटे होते हैं जो गरुड़ के आकार जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसे गरुड़ासन कहा जाता है। ठीक है। जो गो मुखासन होता है, इस आसन में शरीर की स्थिति गाय के मुख जैसी होती है, इसलिए इसे गो मुखासन कहते हैं। पद्मासन यह कमल यानी पद्म यानी कि कमल के आकार में से संबंधित है और यह ध्यान के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है। तो 35 का जो सही आंसर है वो आपका है बी नंबर यानी गरुड़ासन। अगला है कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि चिंता से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी है।
तो चिंता से बचाव के लिए सुखासन करना चाहिए। ठीक है, तो 36 का सही आंसर ए है। अब सुखासन में क्या किया जाता है, तो ये आरामदायक बैठने की मुद्रा है जिसमें ध्यान और श्वास अभ्यास किया जाता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और चिंता कम होती है। तड़ासन ये खड़े होकर किए जाने वाला आसन है जो शरीर के संतुलन और लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। शर्वागासन, इस आसन में शरीर कंधों के बल पर उठाया जाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभदायक है। शीर्षासन, ये तो आपको पता है कि आसनों का राजा कहलाता है। इसमें सिर के बल एक व्यक्ति पैरों को ऊपर करके खड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है। तो लंबाई बढ़ाने के लिए तड़ासन किया जाना चाहिए। ठीक है, तड़ासन, और हमने आपको बताया था कि इसमें शरीर को सीधा खड़ा करके ऊपर की ओर खींचा जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी खिंचती है और लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। वज्रासन, ये बैठकर किए जाने वाला आसन है और पाचन क्रिया को सुधारता है। नौकासन, इस आसन में शरीर नाव की आकृति जैसा बनता है और यह पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पद्मासन, यह ध्यान और प्राणायाम के लिए उपयोगी बैठने की एक मुद्रा है। तो 37 का जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर, यानी तड़ासन। ये लंबाई बढ़ाने के काम में उपयोगी होता है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राणायाम में पूरक का अर्थ क्या होता है। तो प्राणायाम में पूरक का अर्थ होता है सांस लेना। ठीक है, प्राणायाम में पूरक का अर्थ है श्वास लेना। ठीक है, तो सही आंसर है सी, 38 का सी। बेसिकली जो दोस्तों प्राणायाम है उसमें श्वास की 3 मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि प्राणायाम में हमने बताया था कि श्वास को नियंत्रित करने वाली क्रिया है एक तरीके से। तो श्वास को नियंत्रित करने की 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहली तो आपकी है पूरक। पूरक का मतलब अभी आपको बताया, श्वास लेना। दूसरी है आपकी जो क्रिया है उसका नाम है कुंभक। कुंभक, और इसका अर्थ है सांस को रोकना। यानी पूरक का अर्थ है सांस लेना और कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। और अगली जो है उसका नाम है रेचक। रेचक, और इसका मतलब है सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो प्राणायाम में श्वास की 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं। पूरक, जिसमें सांस ली जाती है। कुंभक, जिसमें सांस रोकी जाती है। रेचक, जिसमें सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 39वें नंबर का कि प्राणायाम में कुंभक का अर्थ क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि प्राणायाम में जो श्वास को नियंत्रित करने की क्रियाएं होती हैं वो 3 होती हैं। एक आपकी होती है पूरक, दूसरी कुंभक, तीसरी रेचक। पूरक का मतलब है श्वास को अंदर लेके जाना, यानी श्वास लेना, और कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है आपका रेचक, यानी कि श्वास को बाहर निकालना। ठीक है, यानी ये आपका पूरक है, ये आपका कुंभक है और ये आपका रेचक है। ठीक है, तो 39 का जो सही आंसर है वो है आपका श्वास को रोकना। ए नंबर सही है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का कि प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या होता है। तो रेचक का मतलब श्वास को छोड़ना या बाहर निकालना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी नंबर। इसके बाद 41वें नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बैठकर करने वाला आसन है। बैठकर करने वाला आसन कौन सा है। तो बैठकर करने वाला आसन है आपका पद्मासन, यानी कि डी नंबर। ठीक है, पद्मासन में बैठकर किए जाने वाला यह ध्यान अभ्यास है जिसमें दोनों पैरों को कमल के आकार में रखा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर डी है। इसके बाद ए नंबर है आपका त्रिकोणासन। ये खड़े होकर किए जाने वाला आसन है जिसमें शरीर को त्रिकोण आकार में झुकाया जाता है। ये आपका तड़ासन है।
ये भी खड़े होकर किया जाने वाला ही आसन है आपका, और जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ताड़ासन को हम क्या कहते हैं? माउंटेन पोज, ठीक है, माउंटेन पोज भी कहते हैं। इसके बाद है आपका शीर्षासन। शीर्षासन तो आपको पता है कि ये इसमें सिर को नीचे और पैरों को उल्टा किया जाता है, ठीक है, सिर को नीचे और पैरों को उल्टा किया जाता है, और इसे आसनों का राजा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि वज्रासन है। वज्रासन कैसा होता है? तो जो वज्रासन है ये ध्यानात्मक आसन है, यानी मेडिटेशन आसन है। इसमें एक जगह बैठकर किया जाता है और इसमें घुटनों के बल बैठकर एड़ियों पर शरीर को टिकाया जाता है, ठीक है, घुटनों के बल बैठकर एड़ियों पर शरीर को टिकाया जाता है। और यह भोजन के बाद बैठने के लिए सबसे उपयुक्त आसन है। कौन सा? वज्रासन। यानी कि भोजन के बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? तो वज्रासन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि प्राणायाम होता है। प्राणायाम क्या है? तो जो प्राणायाम है वो श्वास संचालन यानी कि रेगुलेशन ऑफ बर्थ से संबंधित है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्राणायाम में श्वास को नियंत्रित करने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो श्वास को नियंत्रित करना, लेना, रोकना, छोड़ना, इन सब को शामिल किया जाता है प्राणायाम। प्राणायाम में एक प्राण शब्द है, एक आयाम शब्द है। प्राण का मतलब है जीवन शक्ति, जीवन शक्ति का मतलब है वायु, ठीक है, और आयाम का मतलब है विस्तार या नियंत्रण, ठीक है। तो इसलिए प्राणायाम का अर्थ श्वास का नियंत्रण एवं संचालन होता है, ठीक है। इसके अलावा नियम की बात करें तो नियम योग के जो अष्टांग हैं, जो 8 हमने अभी अंग बताए थे आपको पहले भी, अष्टांग के 5 नियमों से संबंधित है, जिसमें आपका नियमों के अंतर्गत जैसे शौच, संतोप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान को शामिल किया जाता है। प्रार्थना ये आध्यात्मिक क्रिया है, लेकिन ये प्राणायाम की परिभाषा में नहीं आती। श्वास संचालन ये तो प्राणायाम से संबंधित है। तो 43 का जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि योग का उद्देश्य होता है। तो योग का उद्देश्य है शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, यानी कि शरीर को मजबूत और लचीला और स्वस्थ बनाना भी इसका उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि योग और ध्यान से तनाव कम करना और मन शांत रहना ये भी उद्देश्य है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, योग व्यक्ति को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शांति की ओर भी ले जाता है। तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर। इसके बाद है योग। अगला क्वेश्चन है कि योग का अर्थ क्या है। तो योग का जो अर्थ है वह है चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध इसका अर्थ है, ठीक है। योग को पतंजलि महोदय ने, योग के जनक कौन है? पतंजलि, क्योंकि इन्होंने योग सूत्र पुस्तक लिखी थी। तो योग सूत्र किसकी पुस्तक है? पतंजलि की। इसी पुस्तक में इन्होंने बताया है कि योग यानी कि मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का कि निम्न में से कौन सा आसन धनात्मक आसन के अंतर्गत कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत नहीं आता। तो जो दोस्तों पद्मासन ये भी आपका ध्यानात्मक आसन है। वज्रासन ये भी आपका ध्यानात्मक आसन है। लेकिन जो हलासन है आपका ये ध्यानात्मक आसन नहीं है। ध्यानात्मक आसन वही होंगे जो बैठ कर किए जाते हैं। तो पद्मासन और वज्रासन
बैठ कर किए जाते हैं, लेकिन हलासन जो होता है ये लेट कर किए जाने वाला आसन है, जिसमें शरीर हल्के आकार में होता है, इसलिए ध्यानात्मक आसन नहीं है। ठीक है, बाकी पद्मासन और वज्रासन ये दोनों बैठ कर किए जाते हैं, तो ये ध्यानात्मक आसन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 47वें नंबर का कि योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो योग शब्द है इसकी उत्पत्ति युज से हुई है। ठीक है, युज धातु है, यानी कि संस्कृत में योग शब्द को जो लिया गया है वो युज धातु से लिया गया है, और युज का जो अर्थ है वो है आपका जोड़ना या मिलाना। ठीक है, तो योग संस्कृत भाषा के युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। तो योग का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का परमात्मा से मिलन या शरीर मन आत्मा का समन्वय। तो सही आंसर 47 का है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा क्या है? तो जो सूर्य नमस्कार होता है उसमें 12 मुद्राओं को शामिल किया जाता है, 12 स्टेप्स को शामिल किया जाता है या 12 मंत्रों को शामिल किया जाता है। तो इसकी जो पहली मुद्रा होती है वो होती है आपकी प्राणामासन, यानी प्रेयर पोज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें पोज कितनी है, टोटल 12 पोज होती हैं। ठीक है, तो प्राणासन तो पहला हो गया। जो हस्त पदासन है वो कौन से नंबर का है? तो ये 3रे नंबर का है हस्त पदासन। और जो भुंजासन है ये 7वें नंबर की पोज है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कमेंट बॉक्स में सूर्य नमस्कार की जो 12 पोज हैं उन सब का आपको क्रम लिखना है। ठीक है, इसके बाद 49वें नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन करता है वो आयुष मंत्रालय करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करता है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय पर आयुष मंत्री कौन है। ठीक है, इसके अलावा जो नगर विमानन मंत्रालय है ये हवाई जहाज़ से रिलेटेड है, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद से रिलेटेड है, शिक्षा मंत्रालय शिक्षा से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। तो 49 का सही आंसर बी नंबर है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था वह 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का जो प्रस्ताव UN के सामने रखा गया था वो 2014 में रखा गया था, और इसी वर्ष इसे स्वीकार कर लिया गया था। और ये पहला योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में भी मनाया गया था, और भारत में भी पहला इसी दिन मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक वसा के आकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? यानी कि शरीर में अगर फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो किसका उपयोग किया जाता है इसे मापने के लिए? तो स्किन फोल्ड कैलिपर किसका उपयोग किया जाता है? स्किन फोल्ड कैलिपर उपकरण का प्रयोग शरीर की त्वचा के नीचे जमा वसा, यानी जो वसा जमा हो जाती है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके और 2 यंत्र हैं, फ्लेक्सीमीटर, इससे लचीलापन मापा जाता है शरीर का, फ्लेक्सीमीटर। ठीक है, डायनोमीटर से क्या मापा जाता है? डायनोमीटर से तो इसमें मांसपेशियों की शक्ति मापी जाती है, यानी मसल स्ट्रेंथ मापा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 51 का सही आंसर सी है।
इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापे का कारण क्या होता है। तो मोटापे का कारण जो होता है वो होता है आपका पोलियो। मोटापे का पूछा गया है कि मोटापे का कारण कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो पोलियो मोटापे का कारण नहीं है। बाकी मधुमेह जब होता है शरीर में तब भी मोटापा बढ़ता है, हृदय रोग जब होता है तब भी मोटापा बढ़ता है, जोड़ों का जब दर्द होता है तब भी मोटापा आपका बढ़ता है। ठीक है, तो मधुमेह, हृदय रोग और जोड़ ये मोटापे को बढ़ाते हैं, लेकिन पोलियो मोटापे का कारण नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की वसा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। यानी वैसे तो जो वसा है या फैट है शरीर में वो खतरनाक होती है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन किस प्रकार की वसा खतरनाक नहीं होती है। तो जो आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है या वसा होता है वो शरीर के लिए खतरनाक नहीं होता है। बाकी पॉली अनसैचुरेटेड भी खतरनाक है और सैचुरेटेड भी खतरनाक होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर कि अधिक वसा युक्त भोजन करने से किस प्रकार की समस्या होती है। यानी अगर आप अधिक वसा युक्त भोजन यानी कि अधिक फैट बढ़ाने वाला या मोटापा बढ़ाने वाला अगर भोजन कर रहे हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा खतरा होता है, समस्या होती है। तो वसा अगर अधिक ले रहे हैं भोजन में अपने तो मोटापा आपको होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अधिक वसा और कैलोरी वाला भोजन करता है तो शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में जमा हो जाती है, जिससे मोटापा आपका बढ़ता है। ठीक है, तो अधिक वसा लेने से मोटापा बढ़ता है। अंधापन जो है आपका विटामिन ए की कमी से होता है, अंधापन जिसे आप रतौंधी कहते हो। ठीक है, रिकेट ये हड्डियों से संबंधित है। ठीक है, यानी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं रिकेट्स नामक बीमारी में, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 55 का सही आंसर है ए नंबर। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का उद्देश्य रोकथाम करना है। ठीक है, द एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज टू प्रिवेंट। तो क्या रोकना होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि शरीर की हम रोग प्रतिरोधक अगर क्षमता बढ़ाते हैं तो क्यों बढ़ाते हैं, वो इसलिए बढ़ाते हैं कि रोग ना हो, यानी डिजीज़ को कम करने के लिए हम शरीर की हेल्थ फिटनेस को बढ़ाते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे, बीमारियों से बचा रहे और जीवन की गुणवत्ता सुधरी रहे, इसके लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी रोगों की रोकथाम के लिए। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक संगठन संबंधित है। तो शारीरिक संगठन यानी बॉडी कंपोजिशन का जो अर्थ है वह है कि शरीर में मौजूद विभिन्न घटकों का अनुपात, जैसे आपका वसा हो गया, मांसपेशियां हो गई, हड्डियां हो गई, पानी हो गया। ठीक है, ये सभी शारीरिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो शारीरिक संगठन से जो संबंधित है वो आपका ए और बी यानी शारीरिक दक्षता भी संबंधित है और स्वास्थ्य संबंधित दक्षता भी संबंधित है। तो इसका आंसर सही है सी। ठीक है, इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली से संबंधित है। तो स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली से संबंधित शब्द है तो ऊर्जावान होना भी सकारात्मकता है, आत्मविश्वास से भरे होना भी सकारात्मकता है, तनाव से मुक्त रहना भी सकारात्मकता है। इसका सही आंसर होगा डी, यानी 57 का सही आंसर डी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर का कि प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय बनाए रखते हुए सुखी जीवन जीना, यानी प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय बनाए रखते हुए सुखी जीवन जीना क्या है। तो इसे हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, यानी कि यह एक जीवन शैली है। ठीक है,
और जीवन शैली में आपका खान पान, आपका व्यायाम, आपकी दैनिक आदतें, आपका सामाजिक व्यवहार, ये सभी चीज़ें आपकी जीवन शैली के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब तकनीक क्या होती है, तो किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है वो तकनीक है आपकी। आरोग्यता क्या है कि यह अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है, लेकिन जीवन शैली प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय रखते हुए सुखी जीवन जीना ही आपका क्या है, जीवन शैली है। तो 58 का जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे का मुख्य कारण क्या है। तो मोटापे का जो मुख्य कारण है, बढ़ी हुई ऊर्जा तथा गतिहीन जीवन शैली जीना, खाली समय में गतिविधि में कमी, ये तो दोनों कारण हैं मोटापे बढ़ने के। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है। ठीक है। इसलिए अगर आपको मोटापे से बचना है तो आपको अधिक से अधिक काम करना चाहिए, टहलते रहना चाहिए। एक्सरसाइज मोटापे को कम करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर का कि आरोग्यता के तत्व होते हैं। आरोग्यता का मतलब हुआ जो स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, तो वो आरोग्यता होती है। तो आरोग्यता में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, तो इसमें सामाजिक आरोग्यता भी शामिल है। ठीक है। सामाजिक आरोग्यता का मतलब जैसे कि सामाजिक संबंध कैसे हैं, मित्रता, परिवार और समाज में सामंजस्य बनाए रखने की जो क्षमता को दर्शाता है उसे हम सोशल वेलनेस कहते हैं। शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल वेलनेस, इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, व्यायाम, पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है ये। इसके बाद है इमोशनल वेलनेस, इसमें हम भावनाओं को नियंत्रित करना, तनाव से निपटने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की क्षमता, ये सभी के सभी तत्व आपके आरोग्यता के तत्वों के रूप में आते हैं। तो 60 का जो सही आंसर है वो आपका उपर्युक्त सभी यानी कि डी नंबर है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का कि रोज़मर्रा के कार्य बिना थकान के कर पाना होता है, यानी कि आप जो रोज़ काम करते हो वो बिना थकान के हो पाते हैं कैसे। ठीक है। तो इसके लिए मानसिक योग्यता भी ज़रूरी है, डायनेमिक योग्यता भी ज़रूरी है, शारीरिक क्षमता भी ज़रूरी है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है। ये सभी ज़रूरी है। अब मानसिक योग्यता का मतलब क्या हुआ कि मानसिक कार्यों को करने की क्षमता, लेकिन यह सीधे शारीरिक थकान से संबंधित नहीं है। डायनेमिक एबिलिटी यानी कि यह गति और ऊर्जा से जुड़ा है, परंतु दैनिक कार्यों को बिना थकान करने का सही अर्थ नहीं है। शारीरिक क्षमता जिससे व्यक्ति रोज़मर्रा के काम बिना थकान के कर सकता है। ठीक है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 61 नंबर का वो सी नंबर होगा। रोज़मर्रा के कार्य बिना थकान के कर पाना होता है किसके, शारीरिक दक्षता से। शारीरिक दक्षता आपके अंदर जितनी होगी उसी हिसाब से आप काम कर पाओगे, यानी बिना थकान के काम कर पाओगे। तो 61 का सही आंसर टी नंबर है, सॉरी सी नंबर है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक दक्षता के तत्व कौन कौन से हैं। तो शारीरिक दक्षता के जो तत्व हैं वह गति और लचीलापन भी तत्व है, ताकत और सहनशीलता भी है, समन्वयन यानी कोऑर्डिनेशन भी इसका तत्व है, यानी उपर्युक्त डी सही है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो गति और लचीलापन है ये शरीर के फिटनेस का हिस्सा है। ताकत और जो सहन शक्ति है इसका ये भी आपका महत्वपूर्ण घटक है। कोऑर्डिनेशन यानी कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनमें तालमेल बिठाए रखना भी ये भी फिटनेस का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है डी, यानी 62 का डी नंबर सही है। अगला है कि वजन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी कि शरीर का भार ना बढ़ने पाए या मोटापा ना बढ़ने पाए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक तो डाइटिंग करना और विशेष शेक यानी स्पेशल शेक लेना। ठीक है। तो दोस्तों डाइटिंग करके भी आप वज़न कम नहीं कर सकते और विशेष शेक लेकर के भी वज़न आप नहीं कम कर सकते। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। ठीक है।
वजन को घटाने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करना शामिल है, ना कि खाने को छोड़ देने से वजन कम होता है। तो 63 का डी नंबर सही है। 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक ऊतकों की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए कौन सा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, यानी कि विच न्यूट्रिएंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़, यानी कि जो शरीर के ऊतक हैं उनको मरम्मत करने के लिए कौन सा पोषक तत्व होता है। तो जो प्रोटीन होता है वो शरीर की मरम्मत यानी शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि व मरम्मत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। इसके अलावा मिनरल्स, तो ये शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ज़रूरी हैं लेकिन ऊतक मरम्मत का मुख्य कार्य नहीं करते, यानी कि शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ज़रूरी हैं। फैट्स, ये ऊर्जा और हार्मोन निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 64 का जो सही आंसर है वो है ए नंबर। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है कि अस्वास्थ्यकर खाने के पैटर्न का कारण नहीं है। ठीक है, यानी कि अस्वास्थ्यकर अगर आप खाना खाते हैं यानी कि बिना पोषक तत्व वाला खाना खाते हैं तो उससे क्या नहीं हो सकता है। तो अस्वास्थ्यकर खाना खाने से एड्स आपको नहीं हो सकता। बाकी अगर अस्वास्थ्यकर खाना खाते हैं तो मोटापा भी हो सकता है, दांतों की समस्याएं और एनीमिया वगैरह भी हो सकता है, लेकिन आपको एड्स नहीं हो सकता। ठीक है, एड्स नहीं हो सकता। एड्स जो होता है दोस्तों आपका, यह एक संक्रामक रोग है, यानी एक से दूसरे में फैलता है। और जो एड्स होता है वो HIV वायरस से होता है, ना कि खाने पीने की आदतों से होता है। ठीक है, और जो एनीमिया है, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी। ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी। तो 65 का जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर यानी एड्स। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में एड्स का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है और HIV का फुल फॉर्म क्या है ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का कि निम्नलिखित में से भोजन में कौन से मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो भोजन में आपके जो मुख्य पोषक तत्व हैं इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड्स तथा प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन और खनिज भी होते हैं, यानी उपर्युक्त सभी, यानी कि डी नंबर सही है। यानी कि शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, लिपिड्स तथा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन और खनिजों की ज़रूरत भी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है आपका। ठीक है, जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और जो लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत का कार्य भी करते हैं। विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं ये शरीर के विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन भाग है, यानी नाइट्रोजन फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ, यानी नाइट्रोजन किसका पार्ट है। तो नाइट्रोजन आपके प्रोटीन का भाग है। ठीक है, प्रोटीन का भाग है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो अभी आपको बताया कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत। ठीक है, फैट्स के वसा यानी फैट्स के अंतर्गत इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से बनते हैं और जिनमें नाइट्रोजन होता है, यानी प्रोटीन किससे बनते हैं तो एमिनो एसिड से बनते हैं।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 67 का डी नंबर है। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी स्थितियों में शामिल है। यानी कि अगर हमें बीमार नहीं पड़ना है तो क्या बुनियादी चीज़ें करते रहना चाहिए। तो व्यायाम करते रहना चाहिए, आराम भी बहुत ज़रूरी है, और संतुलित आहार भी लेते रहना चाहिए। संतुलित आहार मतलब जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। आराम मतलब पर्याप्त नींद लेना और विश्राम करना शामिल है। तो ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो प्रयुक्त इसका सही आंसर आपका डी नंबर है। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो अंडा भी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, मांस भी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, दूध भी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, लेकिन तेल आपकी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत नहीं है। ठीक है, तेल से शरीर को वसा प्राप्त होती है, प्रोटीन प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक और बता दें कि जो दूध में प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं सैसिन। जो दूध में प्रोटीन होता है उसे हम सैसिन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे भी दूध को दोस्तों संपूर्ण आहार माना गया है कि एक गिलास अगर दूध आप पर डे पीते हैं तो शरीर की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो आपको उसी दूध से पूरी होती रहेंगी, लेकिन पानी मिला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो किससे प्रभावित होता है। तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी दैनिक दिनचर्या यानी डेली रूटीन से नियमित होता है। डेली रूटीन यानी कि नियमित जीवन शैली कैसी है, समय पर भोजन, व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना, ये सभी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो 70 का ए नंबर सही है। जो दोस्तों दृष्टिकोण है, ये व्यक्ति के मानसिक यानी कि सकारात्मक सोच और मानसिक दृष्टिकोण स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। यानी कि दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। ठीक है, तो 70 का सही है ए नंबर। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स प्रारंभ हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम कब प्रारंभ हुए। तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है दोस्तों 1930 में प्रारंभ हुए थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों वे होते हैं ऐसे देश जो अंग्रेज़ों के अधीन रहे हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, वे सारे देश मिलकर गेम्स करते हैं, उन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। ठीक है, और ये पहली बार जो आयोजित हुए थे हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई हैमिल्टन कनाडा से। तो 71 का ए नंबर सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की निगरानी को नियंत्रित करती है। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं दोस्तों वो सब मिल कर के जो गेम खेलते हैं उसे हम कहते हैं ओलंपिक। ओलंपिक मतलब पूरी दुनिया के देशों का गेम। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संस्था है जो भारतीय टीमों को नियंत्रित करती है। तो उसका नाम है IOA। ठीक है, IOA का मतलब हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करती है। ठीक है, AAFI इसका फुल फॉर्म होता है अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह केवल एथलेटिक्स संबंधित खेलों से संबंधित है। IOC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है,
और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विश्व स्तर पर ओलंपिक का संचालन करता है। इसके बाद है FIFA, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो जो फीफा है ये फुटबॉल का संगठन है, ना कि ओलंपिक का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तो 72 का डी नंबर सही है, IOA। इसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सीटीएस ओलंपिक आदर्श वाक्य में सीटीएस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये आपको यानी कि ये तीनों सही है। डी नंबर इसका यानी कि ओलंपिक आदर्श वाक्य में जो साइटस शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है तेज। ठीक है, जो साइटस है ये आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है तेज तर, तेज तर। ठीक है, यानी कि ओलंपिक में तेज के लिए साइटस शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हायर के लिए अल्टियस शब्द का इस्तेमाल होता है, अल्टियस शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? तो वो होता है फोर्टियस। किस शब्द का इस्तेमाल होता है? फोर्टियस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ओलंपिक में आपको याद रखना है कि आदर्श वाक्य में तेज के लिए साइटस शब्द का इस्तेमाल, ऊंचे के लिए अल्टियस शब्द का इस्तेमाल और मजबूत के लिए फोर्टियस शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, यानी फास्टर। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अवधि क्या है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की जो अवधि है वो है 16 दिन। यानी ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक गेम्स हैं वो 16 दिन चलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं वो कितने दिन चलते हैं। ग्रीष्मकालीन तो 16 दिन चलते हैं, तो शीतकालीन ओलंपिक कितने दिन चलते हैं। इसके अलावा जो पैरा ओलंपिक होते हैं, पैरा जो ओलंपिक होते हैं वो कितने दिन चलते हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो आपका है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे बता दें हम कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी, आधुनिक ओलंपिक को जो शुरुआत हुई थी वो 1896 में हुई थी। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक झंडे पर 5 छल्ले बताते हैं। तो ये पहला तो आपको ये एक चीज़ यही पता होना चाहिए कि ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। और 5 छल्ले किसको बताते हैं? तो ये पाँचों छल्ले 5 महाद्वीपों को बता रहे होते हैं। ठीक है, पाँचों छल्ले 5 महाद्वीपों को बता रहे होते हैं। अब ये महाद्वीप कौन से हैं? तो अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशेनिया। ठीक है, ओशेनिया, ये 5 महाद्वीपों को बताते हैं। और दोस्तों ये अलग अलग, ये जो 5 छल्ले हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं और ये अलग अलग कलर के छल्ले, यानी एक कलर का छल्ला एक महाद्वीप को बताता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 5 जो छल्ले हैं अलग अलग कलर के हैं, तो कौन सा कलर किस महाद्वीप से संबंधित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का कि राष्ट्रीय खेल दिवस
मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका नाम था ध्यानचंद। क्या नाम था? ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त को ही, इसीलिए उसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपको पता है कि महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, ठीक है। 1 जनवरी को नया साल होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? तो खेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन भारत में हुआ था 1984 में, 1984 में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1984 में हुआ था, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और यह देश में खेलों को बढ़ावा दिया जाए और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाए, इसके लिए काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का कि अनुष्ठानिक ओलंपिक झंडा पहली बार उपयोग में लाया गया, यानी कि द सेरेमोनियल ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट यूज्ड। तो कब यूज हुआ था पहली बार? तो ओलंपिक झंडा 1920 में यूज हुआ था, ठीक है। ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में। कहाँ पे ओलंपिक उस समय हो रहे थे? तो ये हो रहे थे, उस समय हो रहे थे एंटवर्प बेल्जियम, एंटवर्प बेल्जियम में हो रहे थे। तो 1920 में जो ओलंपिक हुए थे एंटवर्प बेल्जियम में हुए थे, और उसी ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक झंडे को लाया गया था, जिसमें से आपके 5 छल्ले थे। पांचों छल्ले अलग अलग कलर के हैं और प्रत्येक कलर अलग महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन है कि NIS भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अस्तित्व में लाया गया था? तो NIS ये भारत सरकार द्वारा 1961 में अस्तित्व में लाया गया था, ठीक है। और इसका काम क्या है? तो खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है NIS का? तो N से नेताजी, S से सुभाष, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये है कहाँ पे? तो ये पटियाला पंजाब में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इक्यासी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों जो ओलंपिक खेल हैं वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं वो 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। और आपको अभी बताया कि ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं जो कि अलग अलग कलर के होते हैं, और एक कलर के छल्ले का मतलब एक महाद्वीप से संबंधित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का कि आधुनिक खेल किसने शुरू किए थे? तो जो आधुनिक खेल हैं वह शुरू किए थे 1896 में बैरन पियरे डी कुर्टिन ने शुरू किए थे, ठीक है। यानी कि बैरन पियरे डी कुर्टिन को आधुनिक खेल का जनक माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जबकि जो प्राचीन ओलंपिक हैं वो यूनानियों के द्वारा शुरू किए गए थे। तो जो ग्रीक्स का मतलब है
कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत यूनानियों ने की थी और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने की, तो बैरन पियर्डे डी कुबर्टिन महोदय ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाते हैं। ठीक है। और ये जो ज्यूस हैं ये एक ग्रीक देवता हैं, ग्रीक देवता हैं। और जो गर्ट्स मत हैं ये जर्मन शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे आधुनिक ओलंपिक खेल। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो 1896 में एथेंस ग्रीस में ही हुई थी। यानी प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत भी ग्रीस में हुई थी, एथेंस ग्रीस में, और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी 1896 में एथेंस ग्रीस में ही हुई थी। इसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स का गठन कब हुआ, यानी एनसीसी का गठन कब हुआ था। तो एनसीसी का गठन 1948 में हुआ था। ठीक है। और 1948 में भारत सरकार ने इसका गठन किया था। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान एनसीसी के हेड कौन से हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का कि LNIPE की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहले तो ये जान लीजिए कि LNIPE का मतलब क्या है। तो L से है लक्ष्मीबाई, N से है नेशनल, I से है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। ठीक है। तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1947 में। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 1947 में ये संस्थान स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का कि भारत में प्राचीनतम शारीरिक शिक्षा का संस्थान कौन सा था। ठीक है। यानी पुराने समय में भारत में शारीरिक शिक्षा का संस्थान कौन सा था, तो वह था ह्यूमन व्यायाम प्रसारक मंडल, जो कि अमरावती में था। तो प्राचीन समय में कौन सा था, ये था ह्यूमन व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। ठीक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1914 में हुई थी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है YMCA शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो YMCA कॉलेज की स्थापना जो की गई थी वो HC हक द्वारा की गई थी, HC बक द्वारा की गई थी। और कहाँ पर, तो मद्रास चेन्नई में की गई थी, मद्रास चेन्नई में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 87 का जो सही आंसर है वो C है। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है कि LNIPA यानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर में है, किस राज्य में अवस्थित है। तो ग्वालियर अगर है तो ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो LNIPE ये मध्य प्रदेश में है। तो सही आंसर आपका B नंबर है। तो 88 का B सही है। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष वैद्य ब्रदर्स ने अमरावती में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की थी। तो यह की थी 1914 में। किसने की थी, तो वैद्य ब्रदर्स ने अमरावती में की थी। तो सही जो आंसर है इसका A नंबर है, 89 का A सही है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ में है, जो कि तो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे, तो लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1933 में हुई थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर B है, 90 नंबर का।
इसके बाद है 91 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1948 में। ठीक है, और ये भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो 91 का बी नंबर सही है। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर का कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था। यानी IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1926 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर का कि शारीरिक क्रिया मूलतः है। तो शारीरिक क्रिया मूलतः क्या है। तो शारीरिक क्रिया मूलतः जैविक आवश्यकता है, यानी बायोलॉजिकल नेसेसिटी है जो वो आपकी शारीरिक क्रिया है। ठीक है, शारीरिक गतिविधि शरीर की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे रक्त संचार, मांसपेशियों की मजबूती और अंगों का सही कार्य करना। ठीक है, जबकि जो मानव वैज्ञानिक आवश्यकता है तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक गतिविधि लाभकारी है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो दार्शनिक आवश्यकता है तो ये विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 93 का वो बी नंबर है। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास होता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो समग्र विकास यानी होलसम डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो 94 का डी सही है। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापा नियंत्रण हेतु प्रभावी आसन कौन सा है। यानी कि मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। तो मोटापे को नियंत्रित करने के लिए नौकासन भी किया जा सकता है, त्रिकोणासन भी किया जा सकता है, धनुरासन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। नौकासन से पेट की चर्बी कम करती है, त्रिकोणासन शरीर को लचीला बनाता है, धनुरासन पेट और कमर की चर्बी को कम करता है। तो इसका सही आंसर डी है 95 नंबर का। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मनोविनोद आंदोलन शुरू किया गया, यानी रिक्रिएशन मूवमेंट किसने शुरू किया था। तो यह शुरू किया था HC बक महोदय ने, जिन्होंने मद्रास में एक संस्थान की स्थापना की थी। उसका नाम था YMCA। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 96 का HC बक यानी बी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का कि योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया। तो योग सूत्र पतंजलि महोदय ने लिखा था, इसलिए योग के जो जनक माने जाते हैं वो पतंजलि ही माने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो 97 का बी सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। तो योग की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। ठीक है, यानी योग भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, ग्रीस के बारे में आपको पता है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस में हुई, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत भी ग्रीस में ही हुई थी। 98 का डी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक योग का पितामह किसे माना जाता है। यानी कि आधुनिक योग का पितामह किसे माना जाता है। तो आधुनिक योग का जो पितामह माना जाता है वह माना जाता है स्वामी विवेकानंद को। और जो महर्षि पतंजलि हैं ये प्राचीन योग के जनक माने जाते हैं, लेकिन आधुनिक योग के पितामह माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने शिकागो में एक सम्मेलन में भाषण दिया था, जिसके लिए इन्हें ये जाने जाते हैं। CV रमन ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि इन्हें योग का जनक माना जाता है, इन्होंने योग सूत्र पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और जो परमहंस योगानंद हैं ये भी योग के प्रचारक हैं, लेकिन पितामह नहीं हैं।
तो आधुनिक योग का पितामह विवेकानंद जी को माना जाता है। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में H.C. बक को जाना जाता है। H.C. बक भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह हैं, जिन्होंने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी, जो कि मद्रास वर्तमान समय में चेन्नई में है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। हमने आपसे बात की जो 2024-25 के सत्र में को करिकुलर एग्ज़ाम के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर हुआ है, उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की, एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़िए, जो चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए बताई गई हैं उन्हें आप याद रखिए। ठीक है, और याद रखने के साथ साथ उनका रिवीजन कीजिए बार बार, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में मदद मिल सके। इस पेपर का PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।